नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज की बहस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ सरकारी स्कूलों के आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। कक्षा 1 के बड़े हिस्से को अब भी बेसिक गिनती नहीं आती। कक्षा 3 का बच्चा कक्षा 2 का सरल जो सिंपल एक पाठ होता है वो नहीं पढ़ पाता। कक्षा 8 का छात्र साधारण सा डिवीजन यानी कि अगर उसको भाग देने को कहे तो वो सवाल भी उसके लिए भारी पड़ जाता है। यानी सीखने की गति बढ़ रही है लेकिन काफी धीमी है। दूसरी तरफ वो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिन्हें लोग विकल्प के रूप में देखते हैं, वो भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कई छोटे और मध्यम स्तर के स्कूल बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और आर्थिक संसाधनों की कमी से लड़ रहे हैं। मान्यता की प्रक्रिया, नियमों का दबाव और कम फीस, इन सभी कारणों से वो अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। और इन दोनों तस्वीरों का असर एक ही जगह दिखता है, वो है क्लासरूम में बैठे बच्चे पर। आज की बहस इस पर है कि बिहार की शिक्षा की जड़ में आखिर समस्या कहां आ रही है। सीखने की गुणवत्ता क्यों कमजोर है। सरकारी और निजी दोनों मॉडलों के सामने कौन सी वास्तविक चुनौतियां हैं और क्या बिहार का शिक्षा ढांचा, जिसको हम एजुकेशन मॉडल कहते हैं, आज की जरूरतों के हिसाब से तैयार है। बिहार की शिक्षा एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ नीतियां और निवेश, दूसरी तरफ जमीन की हकीकत। इन दोनों के बीच बच्चों का भविष्य कहीं अटक न जाए, यही आज की सबसे बड़ी चिंता है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए आज हमने एक पैनल सजाया है। जफर पयामी साहब हैं जो कि डीपीएस सहरसा से हैं, पीपी अलवर साहब हैं सेंट जेवियर सहरसा, मिस्टर राजेश हैं आरआर ग्रीनफील्ड स्कूल मधेपुरा से, और इंजीनियर राजेश यादव साहब हैं सहरसा पब्लिक स्कूल से। आप सभी मेहमानों का सहरसा नाव में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश भी हमारे साथ हैं जो कि जमीनी हकीकत से हमें रूबरू कराएंगे। और सभी मेहमानों के पास मैं आऊं उससे पहले मैं चलूं सीधे मथुरेश जी के पास ही। मथुरेश, आज ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि आज हम इस मुद्दे पर और इस विषय पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए प्रेम जी, हम लोगों ने सहरसा नाव ने एक प्रोग्राम शुरू किया है गांव की बात। इसके माध्यम से हम लोग, हमारी जो टीम है वो लगातार गांव के एरिया में जाती है, वो देख रही है, जो जा करके वहां लोगों से बात कर रही है, उनका जो रहन सहन है वो भी देख रही है, आर्थिक स्थिति के तरफ भी बातचीत करते हैं हम लोग, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं, साथ ही वहां एजुकेशन को लेकर के हम लोग काफी सजग रह रहे हैं। जो वहां पर बच्चों को जो है किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है, गांव के एरिया में जो बच्चे हैं वहां पर बच्चे किस तरह से पढ़ने जा रहे हैं। हमने हमारे जो वीडियोस जो आते हैं उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जो हमें रास्ते में बच्चे मिलते हैं खेलते हुए, तो उनसे जब बात करते हैं तो वो स्कूल कई बार जो है बंक कर जाते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं, अभी जो स्थिति जो ग्रामीण इलाकों में हम बात कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स आर्थिक तौर पे कमजोर होते हैं वो कोशिश करते हैं जो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए। इसकी काफी वजह है और आगे इनकी चर्चा भी करेंगे, जो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जो आर्थिक तौर पे मजबूत फैमिली है वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। जबकि टीचर की बात करें तो काफी शिक्षक जो है, अगर देखेंगे तो बीएड किए हुए जो उनका क्वालिफिकेशन होता है और उनकी जो सैलरी मिलती है, तो वो सभी तमाम चीजें जो है प्राइवेट स्कूल से ज्यादा उन टीचरों को मिलता है। लेकिन शिक्षा का स्तर देखें तो अभी भी प्राइवेट स्कूल की तरफ लोगों का रुझान रहता है, लोगों का झुकाव रहता है जो उधर जो अपने बच्चों को भेजे। तो हम लोगों ने प्रोग्राम के माध्यम से कई बच्चों से बात किया, वहां पर एजुकेशन को लेकर के भी होता है। कई ऐसे गांव मिलते हैं जहां पर लड़कियों ने ये बताया, जो सर अगर हम लोगों को हायर एजुकेशन गांव में मिल जाए, अगर छोटे छोटे कॉलेज भी कम से कम खुल जाए तो हम लोगों के बाहर जाने की
जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, या फिर आर्थिक तंगी होती है, इस वजह से बाहर जो है नहीं जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी की वजह से भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब माहौल होता है, तो इसीलिए लगा जो सर एजुकेशन को लेकर के, खास करके जो हमारे कोसी मिथिला के क्षेत्र हैं उसमें जो समस्या है, इन जो एक्सपर्ट है यहाँ पर, जो एजुकेशन से रिलेटेड काफी बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं जो इन लोगों की भी बात सुने, जो कहाँ पर हम लोग पीछे चल रहे हैं। राजेश यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करूं कि आपको क्या लगता है, आप एक निजी स्कूल चलाते हैं, आपको भी पता है कि बिहार की स्थिति क्या है, जहां एक तरफ हम आईएएस और आईपीएस और तमाम आईआईटीज में और आईआईएम में भी हमारे बच्चे जाते हैं, बिहार के बच्चे जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा की जब बात आती है तो वहां अभी भी स्थिति बहुत खराब है। लगातार बजट सरकार बढ़ा रही है। आप याद कीजिए 2005 से लेकर 2025 में जो बजट का अंतर है बहुत है, 22,000 करोड़ के करीब बजट है शिक्षा को लेकर। लेकिन अभी भी अगर आप गांव में चले जाते हैं या किसी सरकारी स्कूल में आप चले जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड है वो अभी तक नहीं है। तो क्या आप निजी स्कूल चलाते वो मैच कर पा रहे हैं, और कहाँ दिक्कत आप देख रहे हैं, कहाँ परेशानी आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि स्थितियां कैसे सुधर सकती हैं? फिर चुनौतियों पर हम बात करेंगे। सर मैं इसमें तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जहां तक प्राइवेट स्कूल और सरकारी निजी स्कूल जो बताया, सरकारी स्कूल बताया है सर, तो सरकारी स्कूल की बात मैं एक मिनट करना चाहूंगा सर। सरकारी स्कूल की जहां तक की बात है, सरकारी स्कूल प्रत्येक गांव में तो है, कई जगह ऐसा है जो भवन तक भी नहीं है। जैसे में हम नवट्टा, सिमरी बख्तियारपुर, अमायसी की बात करें, कई जगह भवन भी नहीं है सर। बच्चे शिक्षा के लिए कम से कम हमको लगता है शहर की ओर आता है तो उनको मजबूरन हम लोग कई छोटा मोटा स्कूल हम लोग देख रहे हैं, कई जगह बच्चे वहां भी है। और कई गार्जियन जहां भी है, जो अभी देख रहे हैं हम, गार्जियन का ऐसा भी है जहां अच्छे जगह भेज पाते हैं। जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल जितने भी हम लोग है, एक मद में चलता है, चिल्ड्रन स्कूल एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी शिक्षक है सब एक दूसरे से सब बीएड डीएड किया हुआ है और ट्रेनेड है। तो बच्चे को ट्रेनिंग ऐसा नहीं है, हम लोग बच्चे की तरह पेरेंट्स को भी सब चेंज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ऐसा मायने नहीं रहता। शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिलता है और सरकारी स्कूल में भी मिलता है सर। लेकिन वहाँ यही होता है, वहाँ पे पेरेंट्स चेंज नहीं हो पाते हैं। जो हमारे ग्रामीण का स्कूल है वो वहाँ के लोग नहीं चेंज हो जाते हैं। लेकिन निजी स्कूल जो हमारे होते हैं वो एक प्रिंसिपल के अंतर्गत, जो प्राइवेट निजी है, वो अपने अनुसार चलाते हैं सर, और अपने अनुसार ट्रेन एंड टीचर रखते हैं सर, और उसको गाइडलाइन करके और गाइडलाइन के तरह अपने संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे विद्यालय के बच्चा कहाँ से कहाँ जाए। ठीक है, अलवर साहब, पीपी अलवर साहब हैं, सेंट जेवियर सहरसा स्कूल चलाते हैं, वो भी चलाते हैं। आप भी प्राइवेट स्कूल जो है, आपका अपना जो स्कूल है, बहुत दिनों से आप चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उन दोनों में एक तो आप अंतर क्या देखते हैं? और क्या जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे आते हैं सिर्फ वो इसलिए आते हैं कि वो फी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर उनको दिक्कतें हैं, या वो रिच फैमिली हैं, पैसे वाले फैमिली हैं, तो वो अगर एफर्ट उनका कर पा रहे हैं, उसको लगा पाते हैं, तो आप आते हैं सरकारी स्कूल में, अन्यथा आप प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ सुधार की जरूरत दिखाई पड़ रही है? सर्वप्रथम मैं मथुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और सहरसा टीवी के माध्यम से जो इन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और एक बहुत बड़े मुद्दे को उन्होंने उठाया है, और ये मुद्दा वास्तव में एक मायने रखता है बिहार के उत्थान के लिए। बिहार जो है वो परी रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आप नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो संपूर्ण विश्व में यहाँ से शिक्षा का प्रचार हुआ, और इसके द्वारा संपूर्ण विश्व में शिक्षा का एक अलग जगाया गया। जहां तक बिहार की बात है और हमारे सहरसा जैसे शहर में लोगों की बात है, तो अभी तक जो शिक्षा जगत की जो मूल उद्देश्य है उसको लोग समझने में असमर्थ रहे हैं। चाहे वो बच्चे प्राथमिक स्कूल या सरकारी स्कूल में जाते हों, अथवा वो हम लोगों के प्राइवेट स्कूल में आते हों, ज्यादा अंतर नहीं रखता। अंतर सिर्फ ये होता है कि कुछ पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे हम तक आते हैं।
और सही अर्थों में शिक्षा का जो है वो अर्थ को समझ पाते हैं। मूल रूप से जो हमारे 2/3 लोग हैं या उससे जो आगे हैं, उनके बच्चे हमारे विद्यालय तक नहीं आते। वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूल कह करके हम उसको और भी नीचा दिखाना चाहते हैं। ये हमारी मनोभावना हो गई है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, और इसके मूल में जो है वो ऐसी है कि शिक्षा के वास्तविक अलग को जगाने के बदले शिक्षक बच्चों में वो भावना को उत्पन्न करने में असमर्थ है, जिससे कि शिक्षा का सही अर्थों में उत्थान हो सके। शिक्षकों के लिए जो प्राइवेट स्कूल में है, बहुत कम स्थिति में भी वो बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छे और सभी विषयों की शिक्षा रहने के बाद भी उनके बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मूल रूप से यहाँ शिक्षा को समझने की आवश्यकता। हमारे शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में है, वो हमारे द्वारा उद्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना पूरा समय देते हैं, जिससे कि हम शिक्षा के मूलभूत तत्वों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उनमें योग्यता है, सारे चीजों किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो मूल रूप से वो समय नहीं दे पाते और बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते। उनकी जानकारी में है कि हम उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार के इसमें है तो उसको सोचता है हमको तो पैसा मिलेगा ही। लेकिन प्राइवेट स्कूल में है कि ये जो पैसा आता है वो उसकी योग्यता के अनुसार वितरित होता है, इसलिए शिक्षक को पूरी मेहनत के साथ में, पूरे लगन के साथ में बच्चों को शिक्षा देने की वो प्राथमिकता दी जाती है। तो मूल रूप यही है कि शिक्षा के उद्देश्य को समझने में हम शिक्षक चाहे प्राइवेट हो अथवा सरकारी हो, हम असफल रहे हैं। और सरकार को भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करना होगा कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो ऐसी व्यवस्था करे कि सारे बच्चों को सही शिक्षा सही समय पर मिल सके। जी, डॉक्टर जफर पयामी साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि अक्सर जब परेशानियों की बात आती है, समस्याओं की बात आती है, स्कूल बिल्डिंग, रिसोर्सेज की बात आती है, तो वो सरकारी स्कूलों तक सीमित रह जाती है कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल जो प्रॉपर तरीके से चलाने चाहिए, इवन डेस्क और टेबल तक नहीं है, वहाँ पर तमाम कमियां गिनाई जाती हैं सरकारी स्कूलों में। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वहां आप लोगों को स्कूल चलाने में किस तरह की समस्या आती है, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, ये लोगों को नहीं पता चल पाता। अक्सर लोगों के दिमाग में यही होता है कि अगर प्राइवेट स्कूल है तो वो एक लूट का माध्यम है और वो बहुत ज्यादा फीस वसूलते हैं और अपना वो बिजनेस चलाते हैं और एजुकेशन पर कम उनका ध्यान है और पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ और उन लोगों को ही बताना चाहता हूँ जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं या ये सोच रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल को भी चलाने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए ये दिक्कतें आती हैं। आपके माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचे कि आखिर आप लोगों को किस तरह की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं और उसको सामना करना पड़ता है। मथुरा जी, आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शोरूम में, अपने शो में आप मुझे समय दिए। अभी एजुकेशन से अभी सारे हमारे शिक्षाविद लोग अच्छी अच्छी बातें बताए हैं और मूल रूप से हमारे भाई अल्बर्ट सर भी अच्छी बात बताए हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का स्कूल दोनों में अंतर बहुत नहीं है, सिर्फ समझने का अंतर है। प्राइवेट स्कूल में जैसा कि अल्बर्ट सर ने भी बताया है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर जो आते हैं उसको हम लोग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से उसको हम पेमेंट करते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद उसको हम असेसमेंट करते हैं कि क्या सही में वो मेरिट वाला आदमी पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, बच्चे को सही समय पे वो होमवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लास में वो सही से उस बच्चे का अटेंशन उसके तरफ है कि नहीं है, सही से बच्चे होमवर्क किए तो उसका हम उसको सही से चेक करें, क्योंकि उसको एक भय होता है एक अंदर में कि हम मुझे पैसा मिलता है उसी काम का, क्योंकि हम उस काबिल हैं इसलिए हमें पैसा मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब इसी जगह हम डिबेट करते हैं आपको सर सरकारी स्कूल का
तो हमारे अभी फिलहाल अभी जो सरकार की जो नीतीश सरकार में जो बहाली हुई है उसमें मैक्सिमम हमारे जो टैलेंटेड टीचर है वो अक्सर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल की शिक्षा इसलिए बहुत अच्छी नहीं हो पाई है कि वहां टीचर के मन में ये होता है कि हम गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचर है, हम काम करें ना करें मुझे तो पैसा हर 30 तारीख को मिलना ही मिलना है। प्राइवेट में ऐसी बात नहीं है, वो ये सोचता है कि हमको 30 नहीं हमको 12 तारीख 15 तारीख को पैसा मिलेगा और सही से काम नहीं करेंगे तो हमको पैसा सही समय पर नहीं मिलेगा। उसको उसको फर्क यह है कि हमको काम करे ना करे हमें पैसा मिलना है। तो नॉलेज उनके पास रहते हुए भी वो सही से बच्चे को डिलीवर अपना नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमको करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर, जैसा कि हमारे दूसरे भाई ने भी बताया है, आज के युग में भी और आज के दौर में भी सर मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो या हेडमास्टर हो, उनके बच्चा एफिलिएटेड स्कूल में तो है ही है, नॉन एफिलिएटेड स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। मतलब उनको ये लगता है कि जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल है वो हमसे कहीं बेहतर है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और आप एक आंकड़ा निकालिए तो पूरे बिहार में जितने भी हैं आपके गवर्नमेंट टीचर हैं या कोई ऑफिसर के बच्चे हैं, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो छोटा ही प्राइवेट स्कूल हो या बड़ा प्राइवेट स्कूल, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। उसके मन में ये बात है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होगी और हमारे बच्चे का प्रॉपर केयर किया जाएगा, प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, इसलिए वो इस चीज को मानते हैं। तो अब रह गया कि हम लोग को क्या है कि सर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर शिक्षा में को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, बच्चा अच्छा हमारा करे, तो हमको गार्जियन के कांटेक्ट में रहना होगा, गार्जियन से हमें बात करनी होगी, गार्जियन से हमें फीडबैक लेना होगा, गार्जियन से हमें कोऑपरेट करवाना होगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और हम लोग इसको करते भी, हम जितने भी हमारे सारे प्राइवेट स्कूल वाले भाई हैं वो सारे करते हैं सर। इसीलिए इसकी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था से अच्छी मानी जा रही है और लोग इससे संतुष्ट भी हैं। यही सर हमारी एक सुझाव है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। इस बीच राजेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, आर ग्रीनफील्ड स्कूल मधेपुरा से हैं। और राजेश जी आप सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में जो प्राथमिक स्कूल की बात हम कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चे जो जाते हैं वो ड्रॉप आउट बहुत है। ड्रॉप आउट का ये आलम है कि 8-9 तक बच्चे जाते जाते ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है मामला, और सरकारी स्कूल में तो लोग जाते ही नहीं। तो आप इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं और उसमें निजी स्कूल की भूमिका क्या है? म्यूट है शायद, आपका म्यूट है, थोड़ा आप देखिए फोन आपका म्यूट। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने इतने विद्वान लोगों को सभी जगहों को इकट्ठा किया और इतने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक डिबेट किया। बहुत कम होता है जनरली ये सब हम लोगों के एरिया में, बट इट्स गुड इनिशिएटिव। जैसा कि प्यामी सर बोल रहे थे, अल्बर्ट सर ने भी कहा, अल्बर्ट सर की बात मैं नहीं सुन पाया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सबसे बड़ी बात है सर ये कि प्यामी सर ने जो कहा कि जितने भी अच्छे टीचर हैं, यानी जो क्वालिफाइड टीचर्स थे जिन्होंने तैयारी की, उनका टीआरई के द्वारा उनका जॉब हो गया, बट जो एटीट्यूड है वो बदल गया। जब वो टीचर्स हम लोगों के यहाँ आते हैं तो बताते हैं सर वहाँ माहौल ही नहीं है काम करने का। अगर हम काम भी करना चाहते हैं तो करने की इच्छा नहीं होता। लोग बोलते हैं अरे 2 दिन काम करिएगा क्या होगा, बैठिए आराम से, क्या जरूरत है काम करने की। तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक से एक टीचर गए हैं, नो डाउट। सर सबसे बड़ी बात है कि ओनरशिप, जो ड्रॉप आउट्स है, अगर प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, दे डू फॉलो अप। वो कॉल करते कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। दूसरी बात है ओनरशिप, जो कि प्यामी सर ने मेंशन भी किया कि अगर हमारे यहाँ टीचर्स काम करते हैं तो नो डाउट उनको, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको बहुत हाईएस्ट सैलरी मिलती है। हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा कम देते हैं, बहुत कम नहीं देते, कंपैरेटिवली थोड़ा कम देते हैं। और उसमें क्या है कि हम ओनरशिप देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। हम उससे डेली टू डे इंटरेक्शन करते हैं, क्लास असेसमेंट होता है, फीडबैक्स होते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि कौन टीचर्स आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ड्यूरिंग जो पढ़ाई है वो किस तरीके से हो रही है। तो एक जो बच्चे और टीचर्स के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में जो एक रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है प्राइवेट स्कूल में। ये दिखाता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट होता है तो हमको पता होता है कि क्या बच्चा नहीं आया। लेकिन वहां पे क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में, जो आपने ड्रॉप आउट्स की बात की, तो वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि उनको फोर्सफुली जिला प्रशासन के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जाता है कि बच्चों को पकड़ के लाइए या लाना है आपको, तो वो फोर्सली करते हैं। बट ये हम लोगों की ड्यूटी है
कि भाई हमारे यहाँ का स्कूल है और हमको परफॉर्मेंस देना है, तो परफॉर्मेंस देना है तो टीचर से काम लेना पड़ेगा, बच्चों पे काम करना पड़ेगा, एक रिलेशन बिल्टअप करना पड़ेगा, और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल उपलब्ध कराती है। बच्चों की असेंबली देख लीजिए, बहुत अच्छे से होती है, बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है, बहुत अच्छे से होता है, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत अच्छा काम होता है, डे टू डे अपडेट्स होते हैं, नई नई चीजें हम लोग इनरोल करते हैं। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के पास फंड्स बहुत ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वो हम लोगों को फी भी कलेक्ट करना है, टीचर्स को पेमेंट भी करना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, उन टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने का काम है, लेकिन फिर भी वहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं। आज भी स्कूल की हालत देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं बट स्कूल की हालत देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम इसकी बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली कि छोटा से छोटा स्कूल, गांव का स्कूल भी वो कोशिश करता है कि हम अच्छा करें। तो ड्रॉप आउट्स का मेन है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर का ओनरशिप लेना, इसको रोज एक चैलेंज समझना कि भाई रोज हमको प्रूव करना है। जितने भी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स हैं, उनको एवरी डे दे हैव टू प्रूव कि नहीं हमको आज बेटर करना है। एक दिन भी खराब हो गया आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रेपुटेशन लेते के तौर पर उसको लेते हैं, एंड एवरी डे वी टुक चैलेंज कि आज हमारा ये चैलेंज है, आज हमको ये इनिशिएटिव लेना है, ये काम करना है। तो ड्रॉप आउट्स का सबसे बड़ा बात है कि ओनरशिप लेना, एक रिलेशन जो है वो टीचर्स और जो बच्चों के बीच में है वो बहुत कम है वहां पे, और जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का वो सिर्फ पेपर्स पे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, लेकिन हम लोगों को काम करना पड़ता है। जी, मैं राजेश यादव जी आपके पास आऊंगा, अल्बर्ट सर मैं आपके पास भी आऊंगा, पयामी सर मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने रेजिडेंट एडिटर मथुरेश के पास चलूं। मथुरेश, जब आप ग्राउंड जीरो पर गए थे और जब बच्चों से बात कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर खेल रहे थे। आपने सवाल भी किए बच्चों से कि बच्चे क्यों बाहर खेल रहे हो, स्कूल क्यों नहीं गए, तो थोड़ा मजाकिया अंदाज में वो बोल के निकल गए। जबकि अब मिड डे मील और कैसे कैसे सरकार की योजनाएं हैं जिससे कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा रहा है स्कूल में आने के लिए। देखिए, इसको दो तरीके से मुझे लगता है समझना होगा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। एक तो ये कि सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो सरकारी अफसर को हो या फिर जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो भी उतना क्वालिफाइड नहीं है। गाये बगाए कई वीडियोस भी ऐसे आते रहते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिग्री से सिर्फ नहीं होता है, वो जानते क्या है, क्लासरूम में पढ़ा क्या रहे हैं, कितना सीरियस है वो, क्या वो मैडम स्वेटर बुन रही हैं, क्या वो मैडम फोन पर बात कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चों से क्लासरूम साफ कराया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं। जब आप खुद सीरियस नहीं होंगे तो बच्चे सीरियस नहीं होंगे और ड्रॉप आउट होंगे। जैसे वो बच्चे स्कूल से भागकर चले जाते हैं, वो निजी स्कूल में पॉसिबल नहीं है। तो वो चीजें जो दिल्ली में एक मॉडल मनीष सिसोदिया पे लेकर आए थे, उसकी बहुत चर्चा हुई थी, वो मॉडल उन्होंने सरकारी स्कूलों को ही बेहतर किया और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले लाकर खड़ा किया। तो आज जब बच्चों से बात कर रहे थे तो क्या महसूस कर रहे थे सुरेश, आपको क्या कमी लग रही थी कि आपका प्रदेश, आपके बच्चे स्कूल न जाकर वहां पर भैंस चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं? जी प्रेम जी, अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन अगर जैसे स्कूल डेली जाना होता है, रेगुलर जाना होता है, इन लोगों के मन में बैठा हुआ अगर 2 दिन नहीं भी गए तो कोई बात नहीं। हमने एक बच्चे से बात किया, जो बाबू आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोला मैं कल जाके अपने सहपाठी से जो है उससे जो है मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूंगा। मतलब ये किसी तरह का ना तो बच्चे में प्रेशर है और ना ही उनके पेरेंट्स में प्रेशर है। मतलब इस तरह का माहौल है जो ना पेरेंट्स सजग है उतना, ना ही जो स्कूल में टीचर है वो उतना डेडिकेशन दे पा रहे हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर देखिए, हर तरह के टीचर हैं वहां पर। अगर जैसे बीपीएससी के थ्रू जो जितने टीचर गए हैं वो सभी जो है प्राइवेट स्कूल से गए हुए टीचर हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे वही टीचर जो है आज जो है गवर्नमेंट स्कूल में गए हुए हैं। तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वहां भी ठीक है सर, अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन जैसे सर ने पहले बताया जो वहां पर माहौल नहीं बन पाता है, ये भी हकीकत है। वहां पर सभी लोगों का इस तरह का इन्वायरमेंट है जो बच्चों को वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जो अगर कुछ टीचर उसमें पढ़ाना भी चाहते हैं तो बाकियों को देख के वो नहीं पढ़ाते हैं। पेरेंट्स जो है स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। मतलब
माहौल का है, अगर इन्वायरमेंट अगर स्कूल का अच्छा हो, अगर वहां बच्चे जाना चाहे, लेकिन कुछ सरकारी स्कूल के भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें जो है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये वहां के मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल के ऊपर में जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर में ये ज्यादातर डिपेंड करता है। मुझे लगता है अल्बर्ट सर इसको बेहतर बता पाएंगे। जी, मैं आऊंगा अल्बर्ट सर के पास भी। राजेश यादव जी, आप संक्षेप में ये मुझे बताते चलिए कि आप स्कूल जो चला रहे हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की आप मतलब अपेक्षा करते हैं सरकार से कि अगर सरकारी सहायता कुछ और मिल जाए और प्राइवेट स्कूल चलाने में आपको और आसान हो जाए, क्योंकि संसाधन को लेकर भी एक चैलेंजेस रहते हैं कि आप क्या क्या सुविधाएं दे पाते हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है पूरे हिंदुस्तान के। सेंट्रल स्कूल लोग चला रहे हैं, ये भी सरकारी स्कूल है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो कि उपलब्ध नहीं है। चाहे आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहें, चाहे आप कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा करना चाहें, कुछ भी आप करना चाहें वहां कर सकते हैं, वहां पर सुविधाएं हैं। राजेश जी। जी, प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है सर, जो स्पोर्ट हो या कोई भी खेल हो बच्चे नहीं जाते हैं, सभी प्राइवेट स्कूल से भी जाते हैं सर। जहाँ तक केवीएस की बात है सर, केवीएस जिस तरह से केवीएस जेएनवी सब चल रहा है सर, उस तरह से यदि प्राइवेट स्कूल हम लोग सरकारी स्कूल की तुलना करें सर, तो कुछ ज्यादा फासला सर अभी जैसे हामी सर बोले और जो एपी अल्फाबेट सर भी बोले, तो मेरा एक ही कहना है सर, प्राइवेट स्कूल जिस भी अभी चल रहा है उस सरकार को कुछ 25% हम लोग को अभी मिल भी रहा, आरटीई के तहत कुछ ना कुछ हम लोग को मिलता है। ऐसा बात नहीं सरकार से सहयोग नहीं मिलता, सरकार से भी हम लोग सहयोग मिलता है, कुछ गरीब बच्चों को भी हम लोग लेते हैं। तो निजी विद्यालय में एक चीज जरूर अभी भी होता है, प्रॉब्लम होता है सर, अधिकतर हम लोग देखते हैं जो ये 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब से यूडैस पे चढ़ाया तब से परेशानी नहीं हो रही है, नहीं तो अधिकतर हम लोग देखते थे जो बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है और हमारे स्कूल में भी पढ़ रहा है। लेकिन होता था क्या, सरकारी स्कूल का भी लाभ ले लेता था, हमारे विद्यालय में भी आके पढ़ता था बच्चा। लेकिन अब क्या है सर, सरकारी स्कूल में जो बच्चे का नाम हो हम लोग के पास एंट्री नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे स्कूल में यदि एंट्री है तो सरकारी स्कूल में जाके बच्चे के एंट्री हो जाते हैं, हमारे यूडैस पे नाम कट जाते हैं। ऐसा सर क्यों? जी जी, मैं अल्बर्ट सर से सवाल ले रहा हूँ। अल्बर्ट सर, आपका अनुभव काफी है, आप सेंट जेवियर्स ऐसा चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। मेरा कोई टेक्निकल सवाल आपसे नहीं है, मैं सिंपल सवाल ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बिहार की तस्वीर है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? आपका नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप सुझाव क्या दे सकते हैं सरकार को भी, जो पेरेंट्स हैं उनको भी, जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, वो पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हैं? अगर सीरियस नहीं है तो उनको कैसे सीरियस होना चाहिए? तो आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि सहरसा के लोगों के लिए भी और राज्य के भी लोगों के लिए, कि हम अपने जो शिक्षा की जो स्थिति है अपने स्टेट की उसको भी ठीक करें, घर की भी ठीक करें, और शिक्षा क्योंकि आपके वो आर्थिक स्थिति भी आने वाले समय में ठीक करती है, पारिवारिक स्थिति को भी ठीक करती है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आप तस्वीर को साफ करें। मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो है उत्कर्ष तक हमें पहुंचाए। शिक्षा तभी कामयाब होगा, और सरकार को हमारी तरफ से ये प्रार्थना है कि इसे मुफ्त कर दिया जाए, इसे 2 भागों में प्राइवेट और सरकारी में न बांटा जाए। संपूर्ण शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। जब तक हम सब मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगे, ये शिक्षा का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हमारे बिहार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग हैं, और उनका जो शैक्षिक ज्ञान भी है वो अलग है। तो मिलजुल कर जब हम एक साथ काम करेंगे, सरकार और प्राइवेट दोनों जब मिलकर एक साथ काम करेगी, तभी हम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी यह संभव हो सकेगा जब शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए। इसकी सारी व्यवस्था सरकार की हो और सरकार अपने अनुरूप इसको पूरा करे। शिक्षा का उद्देश्य सबको ज्ञान देना है, और यह ज्ञान बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि हमारे बिहार में ये शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, बल्कि भारत में हम कहें तो शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत कैटेगरी के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, मजदूर हैं, व्यवसायी है, ये सारे लोग हैं।
तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समानता का एक आदर्श पेश करें। जब तक ये समान नहीं होगा, मुफ्त नहीं होगा, हम शिक्षा को प्राप्त करने में हमेशा असफल रहेंगे। अन्यथा हम हमेशा प्राइवेट और सरकारी के बारे में बातचीत करते रहेंगे और एक दूसरे को कोसते रहेंगे। सरकार हमें किसी न किसी रूप में, यानी प्राइवेट स्कूल को किसी न किसी रूप में जो है वो सहयोग राशि देती है, लेकिन यदि ये संपूर्ण मुफ्त कर दिया जाए, या हम ये कहें कि एकीकरण कर दिया जाए, सरकारीकरण कर दिया जाए प्राइवेट स्कूल्स का भी, और सरकार उसको जो है वो अपनी ओर से वो जो मूल्य उसका होगा, जो उसका फीस होकर के आता है, जो उसकी राशि जो है बच्चे फीस के रूप में स्कूल में जमा करते हैं, उसके इक्विवेलेंट उस स्कूल को ये दान मुहैया कराया जाए, ताकि वो भी मुफ्त रूप में बच्चों को शिक्षा दे। और इसी के द्वारा ही हम जो है वो शिक्षा के सही उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, और तभी हमारे शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा, और बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है वो संपूर्ण विश्व में वो बराबर हो पाएगा। जी जी, देखिए अलबर्ट साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकारी और जो पब्लिक स्कूल है दोनों को एक कर दिया जाए, मुफ्त कर दिया जाए। कई जो शिक्षा माफिया हैं वो उनके लिए ये मतलब ये आपका जो वक्तव्य है उनके लिए थोड़ा सा नागवार गुजरेगा। आरआर ग्रीनफील्ड स्कूल से मधुपुरा मिस्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़े। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं अलबर्ट साहब, वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है और जो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल है, उन दोनों को एक करके साथ चलाया जाए और शिक्षा जो है, एजुकेशन है, वो मुफ्त कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये प्रैक्टिकली ये कितना आसान होगा? और क्या इस बात पर सिर्फ स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जो स्कूल चला रहे हैं, जो मालिकान हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहले आप अपना बताइए। म्यूट है, आप म्यूट हैं। सबसे पहले तो अल्बर्ट सर को बहुत थैंक यू कि उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मैंने उस पे यही रखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबका सामान्य अधिकार है। जिस तरीके से आप देखेंगे पूरे विश्व में हर जगह शिक्षा की एक ही व्यवस्था है। भारत की बात अगर हम लोग छोड़ दें तो विदेशों में जितने मेरे फ्रेंड रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अदर कंट्रीज में रहते हैं, वो बताते हैं वहां पे एक ही शिक्षा की व्यवस्था है, एक ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो बिल्कुल है कि समाज का एक वर्ग मतलब एक छोटा सा वर्ग जो है, एक छोटी सी संख्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और जो बड़ा नंबर्स है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। एक सोसाइटी में दो तरह की व्यवस्था चलती है और ये दोनों व्यवस्था कभी भी समाज को सामान्य तरीके से आगे लेकर नहीं जाएगा। लाखों बच्चे हर वर्ष मैट्रिक करके, इंटर करके भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि अगर देश को आगे बढ़ना है, राज्य को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एजुकेशन की एक पॉलिसी रहनी चाहिए। आप देखेंगे एक गवर्नमेंट स्कूल का जो बजट होता है और एक प्राइवेट स्कूल का जो बजट होता है, छोटा से छोटा गवर्नमेंट स्कूल का बजट प्राइवेट स्कूल के बजट से कहीं ज्यादा होता है। अभी कई बार प्राइवेट स्कूल पे सवाल उठता है कि बुक्स का दाम लेते हैं ज्यादा, वो यूनिफॉर्म्स करते हैं, बुक्स के ऊपर प्राइसेस करते हैं, बुक्स के ऊपर कमीशंस लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल को आप मौका क्यों दे रहे हैं? मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आप कितने प्राइवेट स्कूल हैं बिहार में या इंडिया में, आप टोटल बुक्स को प्रिंट करो और एनसीईआरटी की किताब क्लास 1 से 10 तक आप दो। पेरेंट्स को इतना छूट तो गवर्नमेंट दे ही सकती है, इतना बजट है आपका, इतना बड़ा बजट है। आप बुक्स की बात ही क्यों करने देते हैं स्कूल को? आप खुद अपने तरफ से पेरेंट्स को एक नॉमिनल प्राइस पे 500, 400, 300 लेकर के आप सभी को बुक्स मुफ्त में अवेलेबल कराइए, पेरेंट्स को सुविधा होगी। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स को फंड्स अवेलेबल कराए। देखिए स्कूल चलाने वाले कुछ लोग होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, उनका अपना एक मोनोपोली होगा। हम लोग जो स्कूल चलाते हैं तो हम लोग का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कि हम लोग बहुत सारा पैसा कमा लें। स्कूल चलाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पेरेंट्स से पैसा लेना है, टीचर्स को देना है, स्टाफ को देना है, सारा चीज करना है।
उसके बावजूद हम लोग इस क्वालिटी को मेंटेन करते हैं कि हर साल हम लोगों के यहाँ से आईआईटी, मेडिकल और अन्य एग्जाम से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार इसका असेसमेंट कर ले और इट कैन बी डन इजीली। बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा बजट लोड नहीं पड़ेगा और एक साथ पूरे भारत को एक शिक्षा की व्यवस्था मिल सकती है। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ एल्बर्ट सर के साथ और ये बहुत प्रैक्टिकल है। डॉक्टर जफर साहब, आप एक चेन स्कूल चलाते हैं, डीपीएस का एक बहुत बड़ा चेन है पूरे हिंदुस्तान में, उस स्कूल को चलाते हैं। जैसे मिस्टर राजेश और अल्बर्ट साहब दोनों कह रहे हैं, उस बात को लेकर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? सर कहना तो बिल्कुल सही है कि अगर एजुकेशन को समानता देनी है तो सरकार को इसमें पहल करना होगा। सरकार को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा इसके आगे बढ़कर के हाथ बढ़ाना होगा। वो मौका ही नहीं दे कि वो इस बुक्स और ड्रेस में जो है वो स्कूल वाले पैसे ले रहे हैं। क्योंकि जब फीस लेकर के आप कम या ज्यादा फीस लेकर के अगर आप सर संतुष्ट नहीं है तो बुक के कमीशन से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सर। बुक का कमीशन पूरे साल में कितना देगा सर? 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया देगा। आप अगर सही से मेहनत कर रहे हैं तो उस पैसे से जब आपका जब नहीं कुछ चल रहा है तो वो क्या होगा? तो इस तरह सरकार भी कहती है बार बार। जैसे हम लोग को अभी तो दिया भी गया था कि ये इसे सेशन जज की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से आया था कि 5 बच्चे 6 बच्चे का हम लोग को दे दिया गया कि उसको पढ़ाइए और उसको कपड़ा भी दीजिए। जहां तक अल्बर्ट सर इस पर काफी ये भी थे कि सर उसको पढ़ाएंगे भी और एक ड्रेस कहाँ से देंगे? हम बोले क्या कीजिएगा, वो तो जज साहब का आदेश है, वो तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आप जैसे भी दे आप। तो हम लोग ने तो किया है, तो मान लेते हैं कि सर अगर वो किए वो तो सरकार देखने वाला नहीं है और ना उसको आरटीई में हम लोग उससे पैसा भी लिए उस बच्चे से। आखिर हम लोग 2 साल से 6 बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं न, सारा कुछ मुफ्त में, उसको पढ़ाई मुफ्त में दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी उसको मुफ्त में दे रहे हैं उसको। अगर एक बार कोई स्कूल वाले से क्या बताए, हम जो बताए थे कि सर ट्रांसपोर्ट का पैसा ले लिए, तो जज साहब के पास चला गया वो बोले कि सर आप ट्रांसपोर्ट का पैसा भी ले लेते हैं। तो मजबूरी कभी कभी तो लगती है कि बहुत मजबूर हम लोग हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं, सरकार अगर थोड़ी सी अगर मदद करे, कोई एक तरफ से या तो बुक का ही फ्री कर दे, ड्रेस को ही फ्री कर दे और कहे कि आप चलाएं ऐसे कर करके आप इतना ही फीस, या फिर फीस ही तय कर दे कि हर स्कूल फीस इतना ही लेगा, 1000 रुपया ही लेगा, 2000 रुपया लेगा, लेकिन हम इतना चीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं लेंगे? मैं आता हूँ आपके पास मथुरेश। ये तो आज चर्चा जो सहसा नाव पे जो चर्चा चल रही है, ये तो बड़ा ही पॉजिटिव मोड़ पर आकर ये चर्चा रुक गई है। और ये कि एक बात पर अगर 4 डिफरेंट स्कूल्स के जो नुमाइंदे हैं हमारे साथ हैं, जो संचालक हैं वो हमारे साथ हैं, और वो अगर कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल है वो एक हो जाएं या फिर फ्री एजुकेशन हो जाए पूरे देश के लिए, अगर ये बात हो और सब प्राइवेट स्कूल से नाता रखते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आज आप जो बहस कर रहे हैं वो बड़ा सार्थक हो चला है? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या किसी संस्थान में या ट्यूशन पढ़ाने वाले भी शिक्षक हो, जो शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं उनका एक ही मकसद होता है सर, जो बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे दे। चाहे वो बच्चे वो टीचर कहीं भी पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो, उनके लिए फीस एक अलग मैटर रखता है, लेकिन शिक्षा जो है वो पहला प्रायोरिटी रहता है किसी भी शिक्षक के लिए। तो इस तरह का डिबेट से जो है हमें लगता है सर, जो हमारे कोसी मिथिला के क्षेत्र हैं वहां पर काफी थोड़ा सा दीप जलेगा और इसका जो है हो सकता है उजाला इसका जो है हमारे राज्य के मुखिया तक भी पहुंचे, और अगर कुछ इस तरह का जो स्टेप है वो निकले तो और भी अच्छा बेहतर रहेगा सर। चलिए हम चर्चा के अंतिम राउंड में चलते हैं, और मैं आ रहा हूं, बस डॉक्टर साहब आ रहा हूं मैं आपका। डॉक्टर जफर साहब, एक छोटा सा कमेंट ले लूं राजेश यादव जी से, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। डॉक्टर राजेश यादव, अंतिम मैसेज इस प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ देना चाहें तो आप दे लीजिए संक्षेप में, 1 मिनट आपके पास है। सर अभी तो जहाँ तक बुक की सवाल है, ड्रेस की सवाल है, हम लोग भी सहमत हैं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है यदि सरकार हम लोग को फ्री कर देती, जब सरकारी स्कूल में दे सकते हैं तो हम लोग के स्कूल में, जब हम लोग को सहयोग राशि दे रहे हैं उस जगह हम लोग को कई जगह हम लोग बुक के ही कर दे या ड्रेस के ही कर दे तो हम लोग उसमें सहमत है। ऐसा नहीं है जो हम लोग कहीं से अलग से, हम लोग उसी संघ से हैं, उसी साथ हैं, सभी शिक्षक एक ही साथ है। जी डॉक्टर जफर पयामी साहब, आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए।
कहना ये था सर कि एजुकेशन को और अगर बेहतर बनाना है तो सरकार कोचिंग पे थोड़ा सा टाइट करे। अगर कोचिंग को टाइट हो जाएगा ना सर, तो बच्चे मजबूर होकर स्कूल आएंगे। हम लोग मजबूर हो जाते हैं सर 9-10 में आकर के, नीचे में ही तो थोड़ी थोड़ी सी है परेशानी, लेकिन 9-10 में एकदम मजबूर हो जाते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे इतने मोटिवेट कर देते हैं कि हम कोचिंग करें। तो सरकार को ये चाहिए कि थोड़ा कोचिंग को भी टाइट करे, कि आप कोचिंग में समय जो दे रहे हैं वो अगर बच्चा 100% स्कूल को दे तो बच्चा बेहतर हो सकता है। ऐसे सर हम पसावा से हम हैं, और हमारी जो ये है संस्था है वह उसके नेशनल प्रेसिडेंट हमारे समाइल अहमद हैं। आज के दिन में सर समाइल अहमद 28 राज्य, सारे राज्य में उनका एसोसिएशन चल रहा है सर। उसी के हम सर अध्यक्ष भी हैं, सहरसा जिला के हम अध्यक्ष हैं, और उनका भी बहुत पॉजिटिव सोच है। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इस चैनल में जो है आप उनको भी सर आमंत्रण, उनको आप आमंत्रित करें कि कम से कम वो समाइल साहब भी जुड़े और उनसे भी एक लिया जाए। चूंकि अगर वो थोड़ा हम लोग को और अगर वो चाह लेंगे ना सर, तो बहुत हद तक बहुत स्कूल और हर स्टेट के लोग से आपको पॉजिटिव रिपोर्ट ही आएगा। जो हम लोग रिपोर्ट दे रहे वो हर स्टेट से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा। तो आप एक मरतबा सर अब अगला जब भी कभी राउंड रखें तो आप मुझे बताएंगे, हम सर से टाइम लेकर के हम सर से को भी हम लाइन पर लेंगे और आपके स्टूडियो में हाजिर कराएंगे उनकी तरफ। सेंट जेवियर सहरसा से पीपी अलवर्ट साहब हमारे साथ हैं, लगातार वो अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सर 1 मिनट आपके पास भी है, संक्षेप में आप अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं, प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि सही अर्थों में यदि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है, यानी कि शिक्षा जो है हर घर शिक्षा और हर एक को शिक्षा मिले, तो ये निजीकरण वाली जो बात है, प्राइवेट स्कूल वाली बात है, उससे हटकर इतर होकर सारे विद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया जाए और एक अमूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि जो है उस मूल्यांकन के आधार पर सभी निजी विद्यालयों को जो है वो एक मूल्य जो है वो प्रति माह या प्रति वर्ष दान के रूप में दिया जाए, ताकि सारे लोग का सरकारीकरण हो जाए, सारे लोग एक ही शिक्षा का अलग जगाए। और जिस तरह से हम अपने विद्यालय में विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का, सबका ध्यान रखते हैं ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, तो सभी विद्यालयों में एक सा कार्यक्रम रहे, सारे विद्यालयों में एक सा शेड्यूल रहे, कैरिकुलम रहे, पढ़ाई की व्यवस्था रहे, तभी हम सही अर्थों में हम शिक्षा के सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आर ग्रीनफील्ड स्कूल से, आर ग्रीनफील्ड स्कूल मधेपुरा से मिस्टर राजेश जी हैं। राजेश जी, संक्षेप में आप भी अपना कोई मैसेज देना चाहें अंत में तो दें, उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। जी, मैं यही कह रहा था कि आज के डेट में प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल करती है। यूडाइस है, पीएसआर है, सारी चीजें जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए रूल्स लागू होती हैं वो हमारे लिए भी लागू होती हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फीस लेते हैं, ताकि हमको स्कूल चलाना होता है, सैलरी देनी होती है, उसके लिए हम फी लेते हैं, एडमिशन चार्जेस होते हैं, स्कूल फी होती है। उसके अलावा जितने भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट्स के, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। और गवर्नमेंट अभी जैसा कि सर ने कहा कि दोनों बच्चे का नाम अगर जैसे राजेश यादव जी ने कहा कि जैसे किसी बच्चे का नाम गवर्नमेंट स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है, तो आप देख सकते हैं अब एक ही जगह कहीं नाम रहेगा। तो बिल्कुल ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच है जो हम लोगों ने बात रखी है और इसको किया जा सकता है। एक ही गैप है, वो है हम लोग बच्चों से फी लेते हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा बजट बढ़ाएगी तो इट कैन बी डन इजीली। बहुत बजट नहीं होता है, हो जाएगा। चलिए, चर्चा के अंत में एक बात तो साफ दिखाई देती है कि बिहार की जो शिक्षा समस्या है किसी एक सेक्टर की नहीं है। सरकारी स्कूल सीखने के स्तर से जूझ रहे हैं, निजी स्कूल संसाधनों और संरचना की कमी से, क्योंकि उनको और संसाधन चाहिए हैं। दोनों ही मॉडल अपने अपने मोर्चे पर कमजोर हुए और इन दोनों की कमजोरी का बोझ अंत में बच्चे पर पड़ता है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जरूर बढ़ी हैं, रसोई है, पानी है, टॉयलेट है, मिड डे मील, लेकिन सीखने की जो क्वालिटी है ना, गुणवत्ता, अभी वो चिंता का विषय है। निजी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की कोशिशें हैं, लेकिन कम फीस, कम
उनका जो राजस्व है, शिक्षक की कमी और मान्यता का जो बोझ है, वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो उन्हें अपने स्तर पर कई बार रुकावट पैदा करता है। मुझे ऐसा लगता है असली सवाल यही है, क्या बिहार में शिक्षा का जो ढांचा है, मॉडल जो है, वो जमीन की जरूरतों से मेल खा रहा है? क्या नीतियां बच्चों की सीखने की जरूरतों और स्कूलों की वास्तविक चुनौतियों के अनुरूप हैं? जब तक कक्षा में सीखने की नींव मजबूत नहीं होगी, शिक्षक को प्रशिक्षित और टिकाऊ माहौल नहीं मिलेगा, निजी और सरकारी दोनों सेक्टरों की समस्याओं को बराबर महत्व नहीं दिया जाएगा, बिहार की शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि अंत में समाधान एक ही है, बच्चा केंद्र में हो, सिस्टम उसके चारों तरफ बने। क्या वो सिस्टम पब्लिक सेक्टर के लिए हो या वो सरकारी के लिए हो, जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक के लिए। क्योंकि आज जो बच्चा 1 से 9 नहीं गिन पा रहा है क्लास 1 में, उसी बच्चे से हम कल राज्य के विकास की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार को शिक्षा की गति तेज करनी होगी, यही जरूरत है, यही समय की मांग है। लेकिन आज जो चर्चा हुई, इन सबसे ऊपर जो मैंने कही, उन सबसे ऊपर एक बड़ी बात यह है कि पूरी जो सरकारी व्यवस्था में शिक्षा को लेकर आए और फ्री एजुकेशन हो सबके लिए, फ्री एजुकेशन हो, हेल्थ सबके लिए हो, जो कि राजेश जी ने कहा, जो आर ग्रीनफील्ड स्कूल से हैं, उन्होंने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों किसी भी के लिए बहुत जरूरी है और वो मुफ्त होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का कोई शुल्क ना हो। ये बहुत अच्छी बात है और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को भी गौर करना चाहिए और इस पर कुछ उनकी भी नीति या कोई फरमान आना चाहिए। क्योंकि अल्बर्ट साहब ने बहुत अच्छी बात कही और सबों ने समर्थन किया। इस पैनल में बैठे हुए किसी ने भी इसको दरकिनार नहीं किया या उसके इतर उन्होंने नहीं बोला, सबों ने समर्थन किया। और जो मुहिम सहरसा नाव चलाना चाहता है एजुकेशन को लेकर, उस मुहिम में आप लोगों का साथ अगर मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम सहरसा, राज्य की तो बात करेंगे, सहरसा कम से कम प्रगति के पथ पर आगे निकले और यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से हो, दोनों ही बच्चे अच्छा करें, यही हम सबकी आकांक्षा है। और मथुरेश जी लगातार कोशिश यही कर रहे हैं और फील्ड में भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि और हम लोगों को करने की जरूरत है मथुरेश की, वहां से फील्ड में जो केस स्टडी है वो भी सरकार तक जाए, वो भी जो शिक्षा की जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्बर्ट साहब हो, जफर साहब हो, राजेश साहब हो, राजेश यादव जी हो, उन तक भी बात पहुंचे और उनको भी लगे कि एजुकेशन में और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जफर पयामी साहब डीपीएस सहरसा, पीपल अल्बर्ट साहब सेंट जेवियर सहरसा, मिस्टर राजेश आर ग्रीनफील्ड स्कूल मधेपुरा और इंजीनियर राजेश यादव सहरसा पब्लिक स्कूल, आप सभी जुड़े और बहुमूल्य समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ सहरसा के लोग नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को जो आपने कही उससे वो इत्तेफाक भी रखते होंगे, उससे उनको फायदा भी होगा और भविष्य में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी हमें मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर किसी और विषय के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। मथुरेश जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।